नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गांधी जयंती पर पीएम की काशी से प्रियंका करेंगी पूर्वांचल में चुनावी आगाज, निकालेंगी प्रतिज्ञा यात्रा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का इशारों में पीएम मोदी पर निशाना, कहा मिस्टर 56 चीन से डरता है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम, अखिलेश यादव ने बताया कारण। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। गांधी जयंती पर पीएम की काशी से प्रियंका करेंगी पूर्वांचल में चुनावी आगाज, निकालेंगी प्रतिज्ञा यात्रा। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव की शुरुआत के लिए प्रियंका गांधी ने 2 अक्टूबर का दिन और शहर वाराणसी चुना है। रोहनिया के जगतपुर डिग्री कॉलेज मैदान में प्रियंका गांधी की रैली आयोजित की गई है, जिसके बाद वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपने संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। संगठन की चूल्हे कसने के लिए लगातार कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का चुनाव 2 अक्टूबर के विशेष दिन पर किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया कि प्रियंका गांधी लगातार संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जगतपुर डिग्री कॉलेज में एक रैली करेंगी। उसके बाद 7 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। वाराणसी जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। पूर्वांचल में को कांग्रेस के मजबूत युवा ब्राह्मण चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी ने 100 सालों से पुराने अपने कांग्रेसी संबंध को खत्म किया था। इस बाबत राजेश तिवारी ने कहा कि जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका जनाधार कितना है, यह देखने वाली बात है। उनके जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और संगठन पूरी मजबूती से कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी जी ने जमीनी मुद्दों और नए युवा कार्यकर्ताओं के जिम्मे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में जो गए उनकी चर्चा व्यर्थ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का इशारों में पीएम मोदी पर निशाना, कहा मिस्टर 56 चीन से डरता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी कुछ खबरों की झलकियां नजर आ रही हैं। इन खबरों को जरिए राहुल ने पीएम पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिस्टर 56 चीन से डरता है। बता दें कि राहुल चीन के मुद्दे पर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। वो एक नॉन सीरियस पार्ट टाइम राजनेता है। मुश्किल के वक्त में देश से बाहर चले जाते हैं। एक गैर बीजेपी अखबार के आर्टिकल में भारत की सैन्य तैयारियों का जिक्र किया गया है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक खबर की हेडलाइन शेयर की थी, जिसमें चीन द्वारा लद्दाख के पास हथियार तैनात करने और ऊंची जगहों पर रात में अभ्यास करने का दावा एक रिपोर्ट के हवाले से किया गया था। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, बॉर्डर पर हम एक नए युद्ध प्रतिमान का सामना कर रहे हैं। इसे नजरअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर जनसभाएं हो। उन्होंने कई मौकों पर सीमा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनके निशाने पर केंद्र की सरकार रही है। बता दें कि पिछले साल चीन और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई थी। बाद में दोनों देशों के बीच डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया को लेकर बातचीत शुरू हुई। इस दिशा में दोनों देशों की सेनाओं ने कदम भी आगे बढ़ाया, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसमें देरी चीनी पक्ष की ओर से की जा रही है। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की जमीन चीन को सौंप दी। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि सरकार की तरफ से इसका पुरजोर खंडन किया जाता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको लेकर संसद में भी बयान दे चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम, अखिलेश यादव ने बताया कारण। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में अभी जितनी महंगाई है, उससे ही लोगों की कमर टूट गई है। अब उस पर और ज्यादा जुल्म करने का भी इरादा हो गया है। ताजी सूचना है कि त्योहार के मौसम में पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सरकार के आंतरिक सर्वे में आया है कि उपभोक्ता 1000 रुपए का सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अखिलेश ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार जाने किस अपराध में जनसाधारण को ज्यादा से ज्यादा तकलीफें देने पर आमादा है। गरीब तो पहले से ही सांसें गिन रहा था, अब मध्यम वर्ग को भी मिटाने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। भाजपा की जनविरोधी नीतियों से पूरे देश में आक्रोश है। लोग अब भाजपा के जाने और समाजवादी पार्टी को जिताने का संकल्प ले चुके हैं। अपने हर वादे को कूड़े के ढेर में फेंक देने वाली भाजपा ने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र,
में महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने की घोषणा जोर शोर से की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने हर दिन लोगों को महंगाई की आग में जलाया है। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी के बाद परिवहन की दरों में भारी उछाल आया है और आवागमन महंगा हुआ है। डीजल खेती के काम में इस्तेमाल होता है, जिससे सिंचाई की लागत भी बढ़ गई है। कुल मिलाकर भाजपा सरकार रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर ऐतिहासिक कर वसूली करके जनता से जो कमाई कर रही है, उसका इस्तेमाल वो अपने राजनीतिक फायदे और चुनावी एजेंडे के तहत राजनीतिक रोटियां सेंकने के काम में करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने कहा, अपने घर पर खुद ही बम फेंकते हैं बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता की मौत पर दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा है कि सीपीएम के खिलाफ कभी सीबीआई या ईडी की जांच क्यों नहीं हुई। केंद्र सरकार पर एक बार फिर पेगासस से जासूसी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ता की मौत को लेकर घर के बाहर हुए प्रदर्शन पर भी जवाब दिया है। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा, सीपीएम ने इतने अन्याय किए हैं, क्या कभी उनके खिलाफ एक भी सीबीआई या ईडी केस है? हमारी पार्टी जो इतनी बहादुरी से लड़ी, उसे नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे फोन को पेगासस से ट्रैक किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी बेहद हिंसक, क्रूर और हत्यारी है। वे हर दिन गुंडागर्दी कर रहे हैं। वे अपने ही घर पर बम फेंक लेते हैं और कहते हैं कि उन पर हमला हो रहा है। कौन तुम पर हमला करेगा? हम तुम्हें छूने पर भी शर्मिंदा होंगे। टीएमसी गुंडों की पार्टी नहीं है। ममता ने बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर दुख जाहिर करते हुए कहा, मैंने सुना है कि इलेक्शन के कई महीने बाद बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। इस तरह की मौतें हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वे शव लेकर मेरे घर के पास आए। असम में एनआरसी को लेकर कई लोगों को मौत हो गई। क्या आपको कोई शर्म नहीं है? बीजेपी शासन में कानून का राज नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, पार्टी की भवानीपुर उपचुनाव प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल और 2 सांसदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये गुरुवार को कालीघाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास एक पार्टी कार्यकर्ता के शव के साथ जुलूस निकाल रहे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जातीय जनगणना नहीं कराएगी केंद्र सरकार, एससी में दाखिल किया हलफनामा, मायावती ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, 2021 में जाति जनगणना को प्रभावी ढंग से खारिज करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस तरह की कवायद व्यवहारिक नहीं होगी और किसी भी अन्य जाति के बारे में जानकारी का बहिष्कार एससी और एसटी के अलावा जनगणना के दायरे से एक सचेत नीति निर्णय है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना यह अति गंभीर व अति चिंतनीय, जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश व इनकी कथनी व करनी में अंतर को उजागर करता है। सजगता जरूरी। बसपा प्रमुख ने कहा, एससी व एसटी की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केंद्र का इससे साफ इनकार पूरे समाज को उसी प्रकार से दुखी व इनके भविष्य को आघात पहुंचाने वाला है, जैसे नौकरियों में इनके बैकलॉग को न भरने से लगातार हो रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2021 की गणना में जनगणना विभाग को पिछड़े वर्ग के नागरिकों बीसीसी पर जानकारी एकत्र करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में सामाजिक न्याय मंत्रालय का यह प्रमुख प्रस्तुतिकरण था। केंद्र ने अदालत को बताया कि जनगणना में जातिवार गणना 1951 से नीति के एक मामले के रूप में छोड़ दी गई है और इस प्रकार एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों को 1951 से आज तक किसी भी जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। इसके हलफनामे में कहा गया है कि जब आज़ादी के बाद पहली बार 1951 की जनगणना की तैयारी चल रही थी, भारत सरकार ने जाति के आधिकारिक हतोत्साह की नीति पर फैसला किया था। यह निर्णय लिया गया कि सामान्य तौर पर जाति जनजाति पर पूछताछ नहीं की जानी चाहिए और ऐसी पूछताछ संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक सीमित होनी चाहिए। शीर्ष अदालत में केंद्र की दलील ऐसे समय में आई है जब उसे विपक्षी दलों और यहाँ तक कि जदयू जैसे सहयोगियों से जातिगत जनगणना की मांग का सामना करना पड़ रहा है। 20 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार, जन जन तक पहुंचा किसान आंदोलन राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को ये बताए कि आंदोलन का हल कैसे निकलेगा। हम अपने आंदोलन को लेकर अडिग हैं। 27 सितंबर को भारत बंद है, जैसा मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक पंचायत में हमने कहा था। टिकैत ने कहा कि हम पूरी तरह घेराबंदी कर रहे हैं। कई संगठनों से हमने 27 तारीख को बंद रखने की अपील की है। कई संगठनों का समर्थन हमें पहले भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा।
हमारा आंदोलन ऐसे ही सफल रहेगा, सरकार जल्द ही जिद छोड़ेगी। टिकैत ने आगे कहा कि इस समय सरकार सत्ता के मोह में चूर है, लेकिन अब हमारा आंदोलन बॉर्डर तक सिमटकर नहीं रह गया है। अब हमारा आंदोलन जन जन की आवाज तक पहुंच गया है। किसान आंदोलन देश और राज्यों को कोने कोने तक फैल गया है। वहीं राकेश टिकैत से जब सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड में आपकी जनसभा है, आम आदमी पार्टी का झुकाव भी उत्तराखंड की तरफ है, कहीं आपका झुकाव भी आपकी तरफ तो नहीं? इस सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि हम किसी राजनीति पार्टी की तरफ नहीं है, हमारा झुकाव आंदोलन की तरफ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने वादे तो निभाए नहीं, यूपी को बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह और पूरी तरह विफल है। उसने अपने किए वादे तो निभाए नहीं, प्रदेश को बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। भाजपा का दूसरा नाम ही घोटाला, धांधली और जालसाजी हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने राज्य की जनता को सिर्फ परेशानियां, महंगाई और भ्रष्टाचार के ही उपहार दिए हैं। साल 2022 का चुनाव प्रदेश को नई सरकार मिलने का चुनाव होगा। 4.5 साल में जनता ने देखा है कि कैसे प्रदेश विकास और प्रगति में पीछे हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो और लोक कल्याणकारी सरकार सत्ता में आए। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार की व्यवस्थाओं को चौपट करने के अलावा कुछ और नहीं किया है। भाजपा सरकार की नाकामियों के चलते शिक्षा व्यवस्था गर्त में है। देश का भविष्य विद्यालय परिसरों में जलभराव के कारण छप्पर में पढ़ाई करने को मजबूर है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का एक नमूना बरेली जिले में देखने को मिला, जहां एक बच्ची की मृत्यु डेंगू से होने पर स्वास्थ्य महकमा 6 दिन तक रिपोर्ट दबाए बैठा रहा। कोरोना की तरह डेंगू से मौतों को भी प्रशासन दबाने पर तुला हुआ है। वाराणसी में बीएचयू अस्पताल में बेड न होने से स्ट्रेचर पर इलाज हो रहा है। भाजपा के संकल्प पत्र में 24 घंटे बिजली के वादे और सीएम द्वारा वादा निभाने के झूठे दावे की हकीकत यह है कि पडरौना में 2 दिन से बिजली कटौती हो रही है। खीरी में जनता बिजली संकट से त्राही त्राही कर रही है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में भी बिजली पानी की परेशानी है। राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के भाजपाई दावे की तो जगह जगह धज्जियां उड़ रही है। भाजपा सरकार में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। बरेली लखनऊ हाईवे और आरपीआरआई रोड पर गड्ढों की वजह से गाड़ी से उछलकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तमाम जगहों पर सड़कें टूटी फूटी होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग त्रस्त हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बनाया मास्टर प्लान, अब गोवा में होगा खेला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अपने तत्कालीन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर गोवा विधानसभा चुनाव में उतरने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जीत हासिल होने के बाद बेहद उत्साहित पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की नजर अब गोवा विधानसभा चुनावों पर है। टीएमसी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भवानीपुर की सभा में ममता बनर्जी ने नारा भी लगाया है, आबार गोवाए खेला होबे, अब गोवा में खेल होगा। ममता बनर्जी ने गोवा के लिए एक टीम का भी गठन किया है, जिसमें अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर अहम भूमिका में हैं। सत्तारूढ़ भाजपा से भिड़ने के लिए प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के 200 लोगों की एक टीम को गोवा के मैदान में उतारा गया है, जो टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रही है। यह टीम सवे सोशल मीडिया पर प्रचार, नए उम्मीदवारों की तलाश और पार्टी के लिए जातिगत समीकरण तैयार कर रही है। गौरतलब है कि गोवा में अगले साल फरवरी 2022 के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं और टीएमसी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इसके मद्देनजर अभी से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार इस सिलसिले में अभिषेक बनर्जी समेत टीम के कई अन्य सदस्यों ने राजनेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व व्यापारियों और राज्य के अन्य कई संगठनों के लोगों से मुलाकात की है। टीएमसी राज्य में कई स्थानीय छोटे मोर्चों को भी अपने साथ लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही इसके लिए टीएमसी जल्द ही अपने कई सांसदों को गोवा भेज सकती है, जिनका नेतृत्व अभिषेक बनर्जी करेंगे। इस संबंध में राज्य के कुछ नेताओं के साथ पहले ही कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले ममता बनर्जी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी जाहिर कर चुकी हैं। टीएमसी त्रिपुरा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर और भाजपा को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि भाजपा ने अन्य छोटे दलों के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जाने क्या हुआ जब गोरखपुर में सीएम योगी के मंच से वासुदेवानंद सरस्वती ने की मुलायम और मायावती की तारीफ। जी हां दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में गुरुवार को आयोजित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए प्रयागराज से आए शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि संस्कृत से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा की जा सकती है।
उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि संस्कृत विद्यालयों को अच्छे छात्र और योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे, जिसके चलते संस्कृत की काफी दुर्दशा हो रही है। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री से मांग की कि वो संस्कृत विद्यालयों में हो रही नकल पर रोक लगाएं और संस्कृत विद्यालयों की भर्ती में आरक्षण को समाप्त कराएं। उनके संवादन के दौरान श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद लोग तब सन्न रह गए जब उन्होंने मंच से संस्कृत के विकास का श्रेय मुलायम सिंह यादव और मायावती को दिया। कहा कि मुलायम सिंह ने संस्कृत शिक्षकों को माध्यमिक स्तर का वेतन दिया। मायावती ने भी अपने प्राचीन पद्धति से विद्यालयों में नियुक्ति के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संस्कृत विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में नकल रोकने की कोशिश तो की गई है, इससे सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी नकल हो रही है। कई जगहों पर तो पुस्तक लेकर नकल की जा रही है। अध्यापक खुद पुस्तक फाड़कर नकल करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों में नकल कराकर डिग्रियां दी जा रही हैं। ऐसे में संस्कृत के योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे। इसके लिए उन्होंने अपनी संस्था द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय की चर्चा की और कहा कि उन्होंने जैसे तैसे शिक्षकों की भर्ती कर ली। काफी प्रयास के बाद भी उन्हें योग्य शिक्षक नहीं मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि संस्कृत विद्यालयों में प्राचीन पद्धति से नियुक्तियां की जाएं ताकि संस्कृत का उत्थान हो। संस्कृत के उत्थान पर ही भारतीय संस्कृति का उत्थान टिका हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का फैसला कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, लेकिन यह आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस का दांव कितना सही है। अगर पंजाब के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी तादाद दलित सिख की है। चरणजीत सिंह चन्नी इसी वर्ग से आते हैं। पंजाब में दलित मतदाताओं की हिस्सेदारी 32% होने की वजह से कांग्रेस को इसका फायदा मिलने की बात कही जा रही है। 2017 के चुनाव में 34 दलित सीटों में से 21 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी दलित सीटों में इजाफा कर पाते हैं या नहीं। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि 2017 के चुनाव में अमरिंदर सिंह कांग्रेस के चेहरा थे और वो दलित समुदाय से भी नहीं आते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ने 34 में से 21 सीटों पर जीत हासिल की। दलित सीटों पर इतनी बड़ी जीत अकाली दल को 2012 में मिली थी। दूसरी ओर पंजाब में जट सिख समुदाय 19% है और अब तक पंजाब की सत्ता में इसी समुदाय का राज रहा है। अब हो सकता है कि यह वर्ग कांग्रेस से छिटककर भाजपा या आम आदमी पार्टी के पाले में आ जाए। हालांकि हमेशा ही पंजाब की सत्ता में जट सिख समुदाय के काबिज रहने से राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा जरूर बनाया था। दलितों को बड़े पदों पर बैठाने की बात कहकर जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी। इस मुद्दे को बार बार उछाला जाता रहा है कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही कारण है कि पिछले चुनाव में अकाली दल और भाजपा ने चुनाव जीतने पर किसी दलित को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था। इसकी वजह रही है कि पंजाब में दलित सबसे बड़ा तबका है, लेकिन वहां की सत्ता में दलितों को कुछ खास लाभ नहीं मिला। कांग्रेस इस मौके पर पंजाब में दलित कार्ड खेलकर दूसरे राज्यों के दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। कांग्रेस इन राज्यों में इस बात का खूब प्रचार करेगी कि उसने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाकर नजीर पेश किया है और अगर उस दूसरे राज्यों में भी मौका दिया जाता है तो वो वहाँ भी वही प्रयोग करेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ दलितों की अच्छी खासी पैठ है, वहाँ कांग्रेस इसे भुनाने की रणनीति पर काम करेगी। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दलित फॉर्मूले को ज्यादा भाव मिलेगा। एकजुटता से 2022 विधानसभा चुनाव जीतेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। कहा कि आपसी एकजुटता से ही पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। बृहस्पतिवार को कांग्रेस के टिहरी जिले के सह प्रभारी बालेश्वर सिंह का पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि आने वाले चुनाव में उत्तराखंड की जनता भाजपा को सबक सिखाना चाहती है। उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। भाजपा के लोग झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस नवरात्रि में जारी करेगी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। जी हां दोस्तों, पंजाब में सरकार की कमान चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। पंजाब में दलित चेहरे पर दांव लगाकर कांग्रेस अब मिशन यूपी में जुट गई है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया फैसले से कांग्रेस के मिशन उत्तर प्रदेश को गति मिली है। कांग्रेस अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होने वाले नवरात्रों के दौरान यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार कांग्रेस समय पर उम्मीदवारों की सूची जारी करके पारंपरिक प्रवृत्ति को तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने 150 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की जांच परख कर ली है। यूपी में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी की ओर से 150 सीटों में से 78 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव रणनीति और संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों ने बताया कि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को पार्टी ने हरी झंडी दे दी है। यही नहीं, पार्टी की ओर से उन उम्मीदवारों को जमीनी स्तर पर उतरने और चुनावी लड़ाई की तैयारी शुरू करने के लिए कहा गया है। इस बार यूपी में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन को लेकर नजरें इसलिए भी होंगी क्योंकि प्रियंका गांधी वारा राज्य की पार्टी प्रभारी हैं। प्रियंका ने यूपी में चुनावी रणनीति की बागडोर संभाल ली है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम समय से बहुत पहले सूची की घोषणा कर रहे हैं ताकि उम्मीदवारों को मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यही नहीं, मिशन यूपी के लिए कांग्रेस में विभिन्न स्तरों पर तैयारी चल रही है। पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर लखनऊ में कई बैठकें होनी हैं। प्रियंका गांधी वारा सप्ताह भर चलने वाले मैराथन कार्यक्रमों और प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों एवं अन्य समितियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक के लिए जल्द लखनऊ जाएंगी।